वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टूल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी बेसिक टूल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब मेजर्स करते हैं, डिफरेंट किस्म के एनालिसिस एनालाइज करते हैं, तो उनके लिए हम कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे और बताएंगे कि इसमें जो है किस तरह के टूल्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है और कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा ब्रांच है जो कि आपको यूँ समझ ले कि आप जो है जब भी देखें, जब भी आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो किसी छोटे हिस्से से करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो भी जो है इंतहाई छोटे और शॉर्ट हिस्से पे बात करती है। तो इसीलिए हम जब भी कोई एनालिसिस करते हैं तो इसी के टूल्स की मदद से करते हैं, चाहे मैक्रो लेवल पे करें या माइक्रो लेवल पे करें। सबसे पहला टूल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं वो होता क्या है, वो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड होता है। यानी आपकी मार्केट के अंदर जो सप्लाई हो रही है और जो उसकी डिमांड क्वांटिटी है, ये दोनों की दोनों आपका जो है फर्स्ट टूल बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी इससे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस निकाल सकते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कंज्यूमर किस तरह से अपने आप को वैलिडेट करता है और कंज्यूमर किस तरह से अपने काम को करने में ख्वाहिश जाहिर करता है अपने काम को करने की। बहरहाल अगर हम यहाँ बात करते हैं कंज्यूमर के लेवल पर, तो सप्लाई एंड डिमांड जो है वो एक इकोनॉमिक टूल होता है जिससे हम बहुत अच्छे से अपनी मार्केट के जो मार्केट की वैल्यूज़ होती हैं उनको डायग्नोस कर पाते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है जी? इलास्टिसिटी खिंचाव होता है। यानी अब इसमें तीन तरह के खिंचाव मेजर किए जाते हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी कहलाता है डिमांड के लिए, सप्लाई के लिए, और थर्ड वो कहलाता है इनकम के लिए। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अब क्या होता है कि देखें, डिमांड जो आपकी पता है आपको, डिमांड एंड सप्लाई तो इसका मेन कंपोनेंट है, लेकिन डिमांड में जो फ्लक्चुएशन आती है या उसके अंदर जो रेजिलेंसी आती है, वो रेजिलेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उसका एक पीक या उसका एक कहना चाहिए कि एक बारीक लेवल पर, डीप लेवल पर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए होता है वो हम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट रखते हैं। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या करता है, वो हमें डीप लेवल पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को शो कराता है। दूसरी बात ये होती है कि प्राइस इलास्टिसिटी से आप क्या करते हो, प्राइस जब चेंज होती है तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अगर बात कर लेते हो सप्लाई साइड पे, तो सप्लाई साइड पे जैसे आपकी प्राइस डिस्टर्ब होती है तो सप्लाई साइड पे यानी प्रोड्यूसर क्या बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, ये तमाम एनालिसिस करने के लिए आपको देखना पड़ता है। फिर तीसरी साइड जो होती है वो होती है जिसमें हम कहते हैं कि इनकम। इनकम का क्या कंडीशन होती है कि क्रॉस इलास्टिसिटी कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, अब इनकम वाले में क्या होता है कि यहाँ पर आपके कंज्यूमर की इनकम से आपको क्या डिफेक्ट पड़ रहा है, क्या कंडीशन पड़ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब ये तीनों पॉइंट है, जब ये तीनों की तीनों इलास्टिसिटीज डिस्प्लेस हो जाती हैं तो ये क्रॉस क्रिएट कर देती हैं, क्रॉस हो जाता है, दोनों एक दूसरे से क्रॉस करने लगते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की जगह क्रॉस होने लगता है। जब उसका वो कर्व क्रॉस होता है तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी वहाँ पर फाइंड करते हैं। इसको एक और कंसेप्ट से समझ लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी को, कि जब हमारी वैल्यू हमें प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज की जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है कि इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से ये एक कंसेप्ट कहलाता है, बेसिकली एक टूल कहलाता है। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं लेटर, लेकिन यहाँ सिर्फ हम इतना बता रहे हैं कि ये एक टूल है जो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए काम आता है। देखिए जी, अब क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ यूटिलिटी एंड कंज्यूमर चॉइस, इसको हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, इसको ये भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है इकोनॉमी की, ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूड करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इस टूल से हमें ये चीज़ देखने में मिलती है कि हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, वो कितनी गुड्स को कंज्यूम कर सकता है। बेसिकली इससे हम परचेजिंग पावर निकाल पाते हैं। परचेजिंग पावर के बाद हम कॉस्ट के ऊपर जा सकते हैं कि अगर हम इस कॉस्ट पे ये चीज़ बेचेंगे तो कंज्यूमर कैसे परचेज कर सकेगा, या उसके बजट में आएगा, बजट मेंटेन हो सकेगा। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बेसिकली यूटिलिटी एंड कंज्यूमर अप्रोच में जाते हैं। तो यूटिलिटी एंड कंज्यूमर अप्रोच को जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टूल समझा जाता है, जिससे हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जान सकते हैं कि हमारी जो हम रिसोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, क्या इस रिसोर्सेज का कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, प्रोडक्शन एंड
कॉस्ट के ऊपर भी बात करती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक है उसके अंदर ये हम बड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं, क्या रिसोर्सेज लगाई हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी आप प्रोडक्शन फंक्शन भी एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एनालिसिस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है मैं मार्जिनल एंड एवरेज, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्जिनल क्या होता है कि जब आपकी कंज्यूमर ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर ली होती हैं तो एक आपको एडिशनल यूनिट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो मार्जिनल कंसेप्ट होता है। तो उससे भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक जो है सिचुएशन कैसी जा रही है, जब माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम किस तरह से डील कर पा रहे हैं इन सिचुएशन से। फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट में क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट में जो है कंडीशन ये होती है कि हम वहाँ पर एवरेज कॉस्ट फाइंड कर रहे होते हैं, यानी हमारी जो हमने लागत लगाई है उसकी जो एवरेज बन रही है, क्या वो प्राइस हमें मार्केट में मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम इसको भी यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट ये होती है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कोई एक एसेट ले लिया, वो एसेट जो है वो फिक्स्ड हो गया आपके पास, ठीक है। जैसे ज़मीन है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जो वक्त और हालात के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये है वो है, तो वो भी आपके कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो दो तरह की कॉस्ट होती हैं यहाँ पर भी, तो इनको भी हम जब एनालिसिस करते हैं तो इससे भी माइक्रो इकोनॉमिक टूल समझा जाता है, क्योंकि ये भी एक कॉस्ट प्रोडक्शन थ्योरी है और हम इसको जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक टूल है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल को हम शायद डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये जो कंडीशन है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये भी यही होती है कि आपकी प्रोडक्शन और सप्लाई के दरमियान में जो ब्रिज होता है, ये ब्रिज वो ब्रिज कंक्लूड करता है। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि आप लोगों ने किस लेवल पर किस जगह जाकर काम करना है। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि आपकी मार्केट में किस तरह की फिल्म्स, किस तरह की इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उसकी अकॉर्डिंग भी आप जो है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस लेते हो। तो ये कि टूल की तरह किरदार अदा करता है अपना, एक इसका एक कंसेप्ट ऐसा बन जाता है कि ये टूल्स बन के सामने आता है, यानी ये भी माइक्रो इकोनॉमिक टूल होता है। और उससे हम बहुत सारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं सिस्टम को, या अपनी जो भी हमारी वैलिडेशंस होती हैं वो हम इससे एनालिसिस करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। वो मार्केट स्ट्रक्चर भी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में हमारे लिए एक टूल बन जाता है। फिर एक थ्योरी होती है जिसको हम गेम थ्योरी कहते हैं। गेम थ्योरी भी एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें बहुत सारे ऐसी कंडीशंस को देखते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो मार्केट में मौजूद होते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा ब्रिज होता है जो आपके लिए एक फिर्म का और इंडिविजुअल के बीच के जो ताल्लुक होता है उसको डिस्कस करता है और उसके बारे में एनालिसिस देता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूड कर देता है यहाँ पर, और इसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है क्योंकि ये भी एक टूल हमारे लिए ऐसा है कि जब हम देखें इंडिविजुअल से फिर्म के दरमियान का जो ब्रिज है वो बेसिकली गेम थ्योरी कहलाती है। और गेम थ्योरी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे सेशंस के अंदर। लेकिन अभी सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक टूल है, ठीक है। जिस टूल के अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए कि इसमें आपको ये समझने में आसानी हो जाती है कि आपका जो इंडिविजुअल है, जो कंज्यूमर है उसका, और जो फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, जो प्रोड्यूसर है, दोनों के दरमियान में एक ऐसा ब्रिज है जिसको जाना जाता है। इसके 3 टेक्निक्स होती हैं, इसके 3 जिसे कहना चाहिए पॉइंट होते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं। वो नाश इक्विलिब्रियम होता है, इसके अलावा जो है वो डोमिनेंट स्ट्रेटजीज भी इसमें शामिल होती है। ये एक और चीज़ है, डोमिनेंट स्ट्रेटजीज इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई एक फर्म अपना कोई स्ट्रेटजी लेती है कोई अपनी प्रोडक्ट और क्वालिटी को बेचने के लिए, तो वो भी एक तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है, डोमिनेंट से। फिर हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो हमारी फिल्म काम कर रही है, वो फिल्म क्या कर रही है, वो इंडिविजुअल को कितना रिटर्न दे रही है, कितना उसका बैक आ रहा है, कितना बैक एंड में उसके पास चीज़ें अवेलेबल हैं।
एक्सटर्नलिटीज़ और पब्लिक गुड्स जो हैं ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक एक टूल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी फिल्म को, किसी भी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनका एनालिसिस भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से करते हैं, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो फिल्म है वो किस तरह से डील कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इस कंडीशन के ऊपर, तो इस कंडीशन में एक और चीज़ हम यहाँ आइडेंटिफाई करते चलें कि देखें स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो ऑलमोस्ट बिजनेसमैन या जो आपके सरमायादार होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी तरफ अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, या वो आप पर काम करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं पब्लिक गुड्स की, पब्लिक गुड्स ऐसी होती हैं कि बाद दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप कोई पेमेंट नहीं ले सकते, जिनके ऊपर आप कोई चीज़ें नहीं कर सकते, तो जहाँ फर्म जो होती है वहाँ पर कंप्रेस्ड हो जाती है। कंप्रेस्ड इस तरह से हो जाती है कि आपकी कुछ मटेरियल जा रहा है, ठीक है, वो वहाँ पर पब्लिक गुड्स है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पब्लिक गुड्स के यानी पब्लिक के लिए नॉर्मल पब्लिक जो है उसको यूटिलाइज़ करती है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उसकी कॉस्ट, उसकी एफिशिएंसी के लिए अपने तरफ से इंटरवेंशन करती है, सब्सिडीज़ देती है, टैक्स जो है रिडक्शन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो पब्लिक की पहुंच में आती है, कि आवाम की ख़रीद में आ जाती है बेसिकली। तो यहाँ पर मार्केट फेलियर के बहुत ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाते हैं जब हम एक्सटर्नलिटीज़ और पब्लिक गुड्स को देखते हैं, तो यह मार्केट फेलियर के बहुत नुकसान वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर ये एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है आपके लिए, आपकी इकनॉमी को डायग्नोज करने के लिए। हम बात करते हैं जी वेलफेयर इकनॉमिक्स। वेलफेयर इकनॉमिक्स भी माइक्रो इकनॉमिक का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ये डायग्नोस करते हैं कि अगर कोई चीज़ या कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है और उस पर कोई रिसोर्स लगाई जा रही है, तो उससे ह्यूमन यानी जो आपके रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री हैं उनको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या कंडीशंस हो रही हैं, या आपकी जो सोच है उस सोच के मुताबिक वो मुनाफा देगा भी या नहीं देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो इकनॉमिक्स टूल बनता है। बेसिकली इसके 3 मेजर कंसेप्ट हम माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ते हैं। प्रोडक्शन सरप्लस होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है, और उसके अलावा आपके पास पैरेटो एफिशिएंसी होता है। पैरेटो एफिशिएंसी तो लास्ट स्लाइड के अंदर शायद हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशंस के अंदर। तो पैरेटो एफिशिएंसी तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ आ जाएगा वहाँ पर, कि पैरेटो कहता था कि जी किसी एक चीज़ को गिराकर आप किसी दूसरे को खड़ा करते हैं, तो ये आपकी जो है वो एक एफिशिएंसी मानी जाती है कि आपने किसी एक फिल्म को रिसोर्सेज से बालातर करके और तमाम लोगों के लिए रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, तो वो कंडीशन आपकी जो है वो पैरेटो एफिशिएंसी कहलाती है। पैरेटो एफिशिएंसी का बेसिक मकसद ये होता है कि कोई एक चीज़ गिरेगी तो कोई चीज़ उठेगी। ये उनका मेजर कंसेप्ट था, जिस कंसेप्ट को वो लेके चलते थे। तो ये पैरेटो का था। इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस ये कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो उसमें प्रोडक्शन सरप्लस ये होता है कि जिसमें आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ ख़रीदने वाला कोई नहीं होता, ख़रीदार मौजूद नहीं होता। और कंज्यूमर सरप्लस ये होता है कि जब कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मगर पीछे प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं जो हमको एनालिसिस करने में आसानी करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से गवर्न कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी थी कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ एनालिसिस हो जाए, वो ये बात समझ जाएं कि उनकी जो देखें बेसिकली हम एक ऐसी वर्ल्ड में रहते हैं जो इस वक्त ग्लोबलाइज है, कनेक्टिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगर देखते हैं तो अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ को, जैसे हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर भी यही होता है कि हम अपनी माइक्रो लेवल पर जो है उसकी इस्टेब्लिश करते हैं एक एम्फेसिस, और उसके बाद हम उसको जो है उसकी बिना पर, उस नज़रिए की बिना पर हम आगे कोई चीज़ अप्लाई करते हैं। बेसिकली जब हम छोटे लेवल पर बात करते हैं यानी छोटे माइक्रो लेवल पर जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें इन तमाम सिनेरियोज से गुजरना पड़ता है, इन तमाम सिनेरियोज को देखना पड़ता है। ये जितनी भी स्लाइड्स आपसे डिस्कस की गई हैं ये तमाम एनालिसिस आपको लेने पड़ते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं, अक्सर उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेरीज की जाती हैं, तो वो कहते हैं जी हमें इसको हिस्ट्री को क्यों पढ़ाया जा रहा है या हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री से क्या हमारा ताल्लुक है। तो बेसिकली हिस्ट्री की कंसेप्ट के ऊपर ही
फर्दर कोई एवेल्यूएशन की जाती है। देखें प्रिडिक्शन आप कैसे करते हैं, प्रिडिक्शन आप जो पास्ट हिस्ट्री होती है उसको देखकर आप नेक्स्ट प्रिडिक्शन करते हैं, यानी फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं। तो बहरहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कंसाइज है इस चीज़ पर और बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट होती है, जो उसके इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। तो हमको यहाँ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों को ये चीज़ें एनालिसिस करने के अंदर काम आएंगी और इसमें आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ाया क्यों जाता है स्टूडेंट्स को।